दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदमपुर में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है और मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे हमारी खबर के बारे में। आज की हमारी खबर क्या है कि हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि नए सरकार की जो 9 साल पूरा हो चुकी है। मोदी जी की सरकार के जो कार्यकाल है वो 9 साल पूरा हो चुकी है। तो हम लोग जानेंगे इन्होंने अपने कार्यकाल में जो भारत के अंदर क्या आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बनाई है कि किस तरह से भारत में आंतरिक सुरक्षा आई है। इस पर हम लोग जानेंगे कि आंतरिक सुरक्षा पर सरकार की रिपोर्ट कार्ड क्या है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि वामपंथी उग्रवाद की स्थिति, क्योंकि हम लोग जानते ही हैं कि भारत में वामपंथी उग्रवाद एक बहुत बड़ी समस्या बनी रहती है। तो वर्तमान में इसकी स्थिति कैसी है, क्या ये पहले की तुलना में कम हुई है या फिर ज़्यादा हुई है। उसके बाद जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की स्थिति। हमारे देश में जम्मू कश्मीर एक विशेष मुद्दा पे बना रहता है हर वक्त, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमेशा हिंसक घटनाएं होती रहती है। तो जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की स्थिति कैसी है और पूर्वोत्तर राज्यों का हाल क्या है, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य अभी भी सभी राज्यों की तुलना में काफ़ी विकास में काफ़ी पीछा है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आंतरिक सुरक्षा पर सरकार की रिपोर्ट कार्ड क्या है। तो देखिए, भारत में हमेशा क्या है, शुरू से ही आतंकवाद, वामपंथी वामपंथी उग्रवाद, पूर्वोत्तर संघर्ष, और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, ये चारों टॉपिक को लेकर हमेशा भारत में आंतरिक समस्या बनी हुई रहती है, क्योंकि हमारी देश की सबसे बड़ी आंतरिक समस्या यही है। कौन कौन? सबसे पहले तो हमारे देश में आतंकवाद की स्थिति, वामपंथी उग्रवाद और पूर्वोत्तर के बीच जो संघर्ष है, पूर्वोत्तर राज्यों के बीच, और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा। अगर वामपंथी उग्रवाद की हम लोग बात करें तो हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि सभी राज्यों से वामपंथी उग्रवाद की समाप्ति हो गई है, परंतु जो छत्तीसगढ़ है अभी भी इसका केंद्र बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में अभी भी वामपंथी उग्रवाद मौजूद है। बाकी जितने भी राज्य हैं वहाँ से लगभग समाप्त हो चुकी है। और जम्मू कश्मीर में अभी मतलब सार्वजनिक सुविधा में काफ़ी सुधार आई है, परंतु जो विदेशी आतंकी है, मतलब इसकी निजी सार्वजनिक व्यवस्था में तो काफ़ी सुधार आई है। सार्वजनिक व्यवस्था, इसमें क्या हुआ है, जम्मू कश्मीर की सार्वजनिक व्यवस्था में तो बेहतर सुधार देखने को मिल रही है, परंतु जो विदेशी आक्रमणकारी है, विदेशी आतंकवादी है, उसमें अभी कमी नहीं आई है। परंतु जो जम्मू कश्मीर के अंदर के जितने भी लोग हैं, इनमें सार्वजनिक व्यवस्था में काफ़ी सुधार देखने को मिल रही है। पूर्वोत्तर संघर्ष की बात करें तो यहाँ पर कई सारे संधि समझौते किए जा रहे हैं, युद्ध विराम की घोषणा की जा रही है, जिससे यहाँ पर भी मुद्दे अब कम उलझे रह चुके हैं। यहाँ पर भी हमारी जो वर्तमान समय में पूर्वोत्तर राज्य की भी समस्या मतलब कम हो रही है, आतंकवाद की भी समस्या कम देखने को मिलती है। तो यही हम लोग जानेंगे कि पहले की तुलना में और इस नए सरकार की तुलना में आखिर किन क्षेत्रों में कितनी कमी देखने को मिल रही है। अभी इस रिपोर्ट के अनुसार तो मालूम चला है कि सभी चीज़ों में, आतंकवादी में, वामपंथी उग्रवाद में, पूर्वोत्तर संघर्ष और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, इस चारों चीज़ों में तो कमी देखने को मिल रही है, परंतु उसे समाप्त कैसे किया जा सकता है और समाप्त क्यों नहीं, समाप्त न होने का कारण क्या है। परंतु वामपंथी उग्रवाद एक बड़ी समस्या है, क्योंकि छत्तीसगढ़ अभी भी इसका महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। चलिए, इसके बाद हम तो इसी के टॉपिक को लेकर हम बात करते हैं, वामपंथी उग्रवाद। भारत में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति कैसी है। हमारा टॉपिक क्या है, वामपंथी उग्रवाद। क्या जो नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तो वामपंथी उग्रवाद में कितने सुधार किए हैं। तो आंकड़ों के अनुसार ऐसा लगता है कि 2006 से
2009 की स्थिति में हम लोग देखें तो भारत में वामपंथी उग्रवाद की समस्या काफ़ी गंभीर थी। हमारे उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी मनमोहन सिंह, उनका कहना ही था क्या था कि भारत की सबसे गंभीर चुनौती यही बनी हुई है, क्योंकि उस समय थी जो वामपंथी उग्रवाद था अपने चरम सीमा पे पहुंचा हुआ था। तो इस तरह जो तत्कालीन सरकार थे उन्हें कई सारे प्रयासों का, जो मनमोहन सिंह थे तत्कालीन उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, तो उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के लिए कई सारे नए नए योजनाओं को भी शुरुआत की है, जिससे क्या हो सके कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या मतलब कम हो सके। क्योंकि 2006 से 9 के बीच जो भारत में वामपंथी उग्रवाद था वो काफ़ी बना हुआ था। इनकी योजनाओं का लाभ तो वो बाद की सरकार जब 2014 में जब नई सरकार बनी उनके द्वारा उठाया गया, क्योंकि उस समय बहुत सारे जो मनमोहन सिंह थे वो वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए कई सारे सावधानों को लेकर आए थे, कई सारे उपायों को लेकर आए थे, जिसे धीरे धीरे करते करते वामपंथी उग्रवाद की स्थिति बेहतर हुई। और 2014 में ऐसे देखने को मिला कि बाकी सभी राज्यों में वामपंथी उग्रवाद कम हो चुकी थी, मात्र एक छत्तीसगढ़ ही इसका केंद्र बना हुआ था। एक बार मैं इसे मैप पे दिखा देती हूँ। देखिए, जब ये हमारा भारत का मैप है, यहाँ से देखिए ये हमारा भारत का मैप है। तो उसी समय क्या, जब शुरू में क्या हुआ था कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ये सभी राज्य क्या थे, माओवादी यानी वामपंथी उग्रवाद से पीड़ित थे। और छत्तीसगढ़ भी था। परंतु जब तत्कालीन सरकार द्वारा कई सारी योजनाओं को लाया गया तो इन राज्यों ने उस योजनाओं को तो जल्दी से अपना लिया, परंतु छत्तीसगढ़ उस योजना को अपनाने में देर कर चुका, जिससे क्या हुआ कि जितने भी सभी राज्य के जितने भी वामपंथी माओवादी थी इसी राज्य में आके बस गए। इसलिए छत्तीसगढ़ क्या हो गया कि वामपंथी उग्रवाद का केंद्र बना हुआ रह गया। अभी तक इसमें समस्या बनी हुई थी। एक तो ये था कि यहाँ पे पहले से ही माओवादी सब उपस्थित थे, और दूसरा क्या था कि सभी राज्य जब नए नए अपने नियम लगाने लगे, माओवादियों को समाप्त करने लगे, तो सभी राज्यों के माओवादी यहीं पे आके बस चुके हैं। तो यही छत्तीसगढ़ अभी वर्तमान में क्या है, माओवादियों का केंद्र बना हुआ है। ठीक है, तो इस माओवादियों से सुरक्षा पाने के लिए जो सरकार द्वारा कई सारी योजनाओं को लगाया गया था, जैसे सूचना आधारित अभियान, जैसे एक जगह से दूसरी जगह सूचना आराम से जा सके, सूचना आधारित अभियान, जो क्या था, जंगलों के बीच कैंप लगाना, जंगलों के बीच कैंप, यानी जितने भी जंगल थे तो उसमें माओवादी सब रहते थे, तो कैंप लगा के पुलिस क्या करे, उनकी सुरक्षा करे। और जंगलों में बहुत सारे जैसे सड़कों का निर्माण करना, मोबाइल टावर को बेहतर बनाना, जैसे मोबाइल टावर की सुविधा को बेहतर बनाना, और पुलिस का आधुनिकीकरण, पुलिस का आधुनिकीकरण किया गया और उसे क्या किया गया, प्रशिक्षित किया गया, मतलब प्रशिक्षण दिया गया। आखिर ऐसा क्यों किया गया? सबसे पहले देखिए कि मान लीजिए कि जंगलों के बीच कैंप लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर माओवादी क्या थे, माओवादी व्यक्ति क्या करते थे, जंगलों में ही आकर रहते थे। तो जंगलों के बीच हम कैंप लगाएंगे, वहाँ पर पुलिस को सुविधा देंगे। तो अगर माओवादी किसी पर हमला करना चाहे तो पुलिस उसे रोक सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अब पुलिस को मतलब माओवादियों से बचाना है, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करें, अच्छे सड़कों का निर्माण करना चाहिए, ताकि सड़क अच्छी रहेंगी तो वहाँ पे प्रशासन व्यवस्था जल्दी पहुँच जाएगी। और मोबाइल नेटवर्किंग, मान लीजिए एक आदमी को दूसरे आदमी से बात करना वहाँ पर रहेगा, तो वो लोग कैसे बात करेंगे, तो जो मोबाइल टावर मिल पाएगा तभी तो नेटवर्क अच्छा रहेगा। तो
ये सब समाधान किया गया और पुलिस का आधुनिकीकरण किया गया और प्रशिक्षण किया गया। मतलब नए नए पुलिस को भर्ती किया गया और उसे प्रशिक्षण दिया गया कि हमें माओवादियों से ऐसे निपटना है, प्रशिक्षण करके भर्ती किया गया। तो यही क्या था कि जो 2014 में थी जो थी नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, उनके द्वारा ये सभी सुविधाओं को लाया गया जिससे भारत में क्या हो सके, माओवादी की समाप्ति हो सके। परंतु अगर हम पहले की अब ये सब मतलब योजनाएं लाने के कारण काफ़ी माओवादियों में सुधार भी देखने को मिली। जैसे हम आंकड़े की बात करें तो 2010 में जहां माओवादियों की संख्या 96 थी, वही अभी वर्तमान में हाल फिलहाल में 2021 में क्या हो चुकी है, 46 हो चुकी है। और 2010 में मतलब अगर माओवादियों से पीड़ित व्यक्ति की मौत अगर 1005 होती थी, अभी 2021 में मात्र 147 हो रही है। देखिए उस समय कितना ज़्यादा मतलब माओवादी समस्या उत्पन्न थी कि माओवादियों से लगभग अगर मान लीजिए उस समय 96 माओवादी उपस्थित है, तो अभी मात्र 26 हुई माओवादी, मतलब 2021 तक 46 वही माओवादी है। अगर 2023 का आंकड़ा निकले तो इसकी संख्या और कम हो गई होगी। और माओवादियों से पीड़ित यानी वामपंथी उग्रवाद से पीड़ित अगर उस समय 1005 व्यक्तियों की मौत होती थी, तो 2021 तक आते आते इसमें काफ़ी कमी आ गई, मात्र 147 व्यक्ति की मौत हो रही है। तो ये तो मतलब ऐसा तो है कि भारत में पूर्ण रूप से जो वामपंथी उग्रवाद है, माओवादी है, ये पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है, परंतु इसमें कमी तो आई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मतलब सबसे दर्दनीय बात ये है कि जो छत्तीसगढ़ है अभी भी माओवादियों का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि वर्तमान समय में जितने भी हिंसक घटनाएं देखने की मिलती है, जैसे एक आंकड़े के अनुसार हम जाने तो 2018 से 2022 तक लगभग 132 हिंसक घटनाएं देखने को मिल रही है, जिसमें 168 व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और उसमें से 1/3 व्यक्ति मात्र छत्तीसगढ़ के हैं, यानी 70 से 80% व्यक्ति की मौत छत्तीसगढ़ की ही है। तो वही जो है कि छत्तीसगढ़ क्या हुआ है, अभी भी इस वामपंथियों का केंद्र बना हुआ है। तो अभी वर्तमान में तो पहले की तुलना में तो हमारी ये माओवादी समस्या, जो वामपंथी उग्रवाद की समस्या है, वो तो कम हुई है, परंतु पूर्ण रूप से कम नहीं हो पाई है, क्योंकि 2006 और 9 के अनुसार मतलब 2006 से 9 के बीच जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, वो प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री, तो वो बोल रहे थे कि वामपंथी उग्रवाद हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौती है। परंतु धीरे धीरे आते आते जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी 2014 में, तो उन्होंने कई सारी योजनाओं को लागू किया, जैसे जंगलों के बीच कैंप लगवाए, सड़कों का निर्माण किए, मोबाइल टावर लगवाए, पुलिस का आधुनिकीकरण किए, उन्हें प्रशिक्षित किए, जिसके कारण हमें बहुत सारे माओवादियों में सुधार देखने की मिली। आखिर ये कैसे, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार हमें मालूम चलता है जो 2010 में मान लीजिए 96 माओवादी थे, अभी 2021 में मात्र 46 माओवादी बचे हुए हैं। अगर 2010 में माओवादियों से 1005 व्यक्तियों की मौत होती थी, तो अभी मात्र 147 व्यक्तियों की मौत है। देखिए कितनी कमी आ गई है इस 11 सालों में। परंतु एक सोचने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ में मतलब हिंसक घटनाएं ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि आंकड़े के अनुसार हम जाने कि 2018 से 2022 में अगर 1032 अगर हिंसक घटनाएं हुई तो मात्र उनमें से 168 व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसमें से इन व्यक्तियों में से 1/3 व्यक्ति छत्तीसगढ़ के ये बने हैं। तो अब सरकार से ये अनुरोध है कि छत्तीसगढ़ में भी जल्द से जल्द माओवादियों की समस्या को सुलझाएं, क्योंकि अगर सभी राज्यों की भांति अगर इसमें भी माओवादियों की समस्या सुलझ जाएगी तो ये भी अपने विकास आसानी से कर पाएंगे। ये तो हुई माओवादी उग्रवाद की स्थिति। अब हम लोग जानते हैं, देखिए हमारा टॉपिक क्या था, एक तो आंतरिक सुरक्षा पर सरकार का रिपोर्ट कार्ड, ये तो हम लोग देख लिए हैं। उसके बाद वामपंथी उग्रवाद की स्थिति हम देख चुके। अब इसके बाद हम अपनी अगली बात जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति, कि जम्मू कश्मीर में पहले की तुलना में सुरक्षा क्या हुई है, घटी है या बढ़ी है, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। जम्मू कश्मीर पढ़ने से पहले मैं उसको मैप पे दिखा देती हूँ कि जम्मू कश्मीर कहाँ स्थित है।
देखिए ये है, देखिए ये है लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर। जो पहले क्या था, एक ही में था, और वर्तमान में अलग अलग हो गया है। लद्दाख अलग हो गया है, जम्मू कश्मीर अलग हो गया है, और ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। और इसके इधर देखिए, जो पाकिस्तान से हमारा सीमा साझा करता है, इधर चीन देश से हमारा सीमा साझा करता है। तो इसी जम्मू कश्मीर के बारे में हम लोग जानते हैं कि पहले की तुलना में इसकी समस्या बढ़ी है या और कम हुई है। देखिए धारा 370, सबसे बड़ी जम्मू कश्मीर की समस्या क्या थी, धारा 370। और धारा 370 के समाप्त हो जाने के बाद जम्मू कश्मीर में की स्थिति काफ़ी बेहतर देखने की मिलती है, क्योंकि धारा 370 के रहने से हमेशा अलगाववाद जैसा, मतलब व्यक्ति को वहाँ के व्यक्तियों को लगता था कि हम भारत देश से जुड़े नहीं हुए हैं, हम भारत देश से अलग हैं। तो इसीलिए जब धारा 370 की समाप्ति हो गई तो जम्मू कश्मीर क्या हो गया, स्वतंत्र रूप से एक अपना केंद्र शासित प्रदेश बन गया। और लद्दाख भी जब इससे अलग हो गया, और जम्मू कश्मीर के कारण लद्दाख के लोग कहते थे कि जम्मू कश्मीर में बार बार हिंसक घटनाएं हो रही है, जिसके कारण सरकार उन पर भी ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए जम्मू कश्मीर से लद्दाख भी अलग हो चुका है, जम्मू कश्मीर भी अलग राज्य हो चुका है। तो इसमें जो क्या है, सार्वजनिक व्यवस्था में काफ़ी सुधार आया है। सार्वजनिक व्यवस्था में यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर में। और जो पथराव की स्थिति थी, पथराव की घटनाएं थी, उसकी तो समाप्ति हो चुकी है। पथराव घटनाएं की समाप्ति हो चुकी है, यानी जिस तरह वामपंथी उग्रवाद से हमारा देश जो मतलब मोदी जी के शासनकाल में वामपंथी उग्रवाद से काफ़ी हमें राहत मिली है, उसी तरह जम्मू कश्मीर की भी स्थिति बहुत अधिक सुधर गई है। क्योंकि अगर एक आंकड़े की हम बात करें तो 5 अगस्त 2019 के बाद से भारत में मतलब जम्मू कश्मीर में 32% आतंकियों की कमी आ चुकी है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जहाँ आतंकवाद का केंद्र जो जम्मू कश्मीर बना हुआ था, अब उसमें 32% की कमी आ चुकी है। और जिसके कारण आतंकवाद की कमी के कारण जो सुरक्षा बलों की मृत्यु होती थी, उसमें 52% की कमी आ चुकी है। देखिए जम्मू कश्मीर में बहुत सारे आतंकवाद स्थित थे, फैले हुए थे, जिसके कारण जो वहाँ पे सुरक्षा बल थे यानी पुलिस को रखा जाता था, हमेशा उनमें घटनाएं होती थी, हमेशा उनकी मौत होती रहती थी। तो आतंकवाद में भी 32% की कमी देखने को मिल रही है। और जो सुरक्षा बल में की मृत्यु में भी 52% कमी देखने को मिल रही है। और वहाँ पे जो स्थानीय जो नागरिक थे, मान लीजिए वहाँ के जो स्थानीय नागरिक थे, उनमें उनकी मृत्यु में भी 14% कमी देखने को मिल रही है। देखिए इन सभी आंकड़ों से हमें क्या पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में जो सार्वजनिक व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ हो गई है, अच्छी हो चुकी है, तभी तो सब चीज़ में कमी देखने को हमें मिल रही है। तो अभी भी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, जम्मू कश्मीर भी अभी भी मतलब वहाँ पे सार्वजनिक व्यवस्था काफ़ी अच्छी हो चुकी है। इसी तरह जम्मू कश्मीर की तो आंतरिक व्यवस्था यानी अंदर की व्यवस्था काफ़ी अच्छी हो चुकी है, परंतु जो सीमा पर जितने भी स्थिति है, आतंकी स्थिति, वो अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है। हमेशा पीओके को लेकर और एलओसी को लेकर हमेशा वहाँ पर विवाद चलता रहता है। तो ये थी जम्मू कश्मीर की आंतरिक स्थिति के बाद की बात कि धारा 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर में सार्वजनिक व्यवस्था में काफ़ी सुधार आई है, पथराव घटना की काफ़ी कम हो चुकी है, नागरिकों की मृत्यु में 14% की कमी आ चुकी है, सुरक्षा बलों की मृत्यु में 52% की कमी आ चुकी है, और जो वहाँ पे आतंकियों में उनमें 32% की कमी आ चुकी है। इस तरह हम लोग वामपंथी उग्रवाद के बारे में जाने और जम्मू कश्मीर के बारे में जाने। अब हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत में पूर्वोत्तर राज्यों का हाल क्या है, क्योंकि हमारा अगला टॉपिक यही था। इससे पहले मैं पूर्वोत्तर राज्य आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए ये है हमारा भारत, और ये 7 सिस्टर यानी इसी को पूर्वोत्तर राज्य कहते हैं। देखिए इसमें कुल 7 राज्य शामिल है। एक अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा मेघालय,
चौथा नागालैंड, पाँचवा मणिपुर, छठा मिजोरम और सातवां त्रिपुरा। ये हमारे 7 सिस्टर क्या है। तो ऐसा कहा जाता है कि भारत के ये सभी राज्य हैं, इसका विकास काफ़ी हो चुका है, परंतु ये 7 सिस्टर है यानी पूर्वोत्तर के राज्य है, ये भी अभी विकास में काफ़ी पीछे छूटा हुआ है। तो इनकी आंतरिक स्थिति के बारे में जानते हैं कि आखिर मोदी जी के शासनकाल में इनकी आंतरिक स्थिति में क्या बेहतर सुधार देखने को मिल रही है। चलिए देखिए, तो अभी वर्तमान समय में पूर्वोत्तर के राज्यों में भी पूर्वोत्तर राज्य की स्थिति में काफ़ी सुधार देखने को मिल रही है। वहाँ पे कई सारे सरकार द्वारा शांति समझौते भी किए जा रहे हैं, जिनसे वहाँ के लोगों में वहाँ के राज्यों में काफ़ी स्थिति बेहतर देखने को मिल रही है और वहाँ के बर्तावों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। यानी जो मोदी जी के शासनकाल है, मोदी जी अपने शासनकाल के यानी 9 वर्षों में वहाँ के जो पूर्वोत्तर के जितने विद्रोही सब है, विद्रोही समूह के साथ कई सारे समझौते भी किए हैं। विद्रोही समूहों के साथ कई सारे समझौते किए हैं ताकि कि जब पूर्वोत्तर के राज्यों में की भी स्थिति बेहतर हो चुकी है। जैसे वहाँ का जो बोडो समूह है, बोडो क्या है, एक प्रकार का विद्रोही समूह है। एक है यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट। ये सब ऐसे समूह हैं जो काफ़ी मतलब विद्रोही समूह हैं। ये समूह कहाँ के हैं? मणिपुर के। देखिए मणिपुर में दिखाती हूँ आप लोगों को, यही ना है मणिपुर। यहाँ पे कौन समूह है? बोडो समूह है, यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट समूह है, जिनके जहाँ के विद्रोही सब है, इनके साथ सरकार ने काफ़ी सारे समझौते भी किए हैं ताकि यहाँ की स्थिति बेहतर हो सके। फिर देखिए एक और समूह है नेशनल लिबरेशन फ्रंट। ये कहाँ के समूह है? ये त्रिपुरा के समूह है। देखिए ये त्रिपुरा है, यहीं के समूह क्या है? नेशनल लिबरेशन फ्रंट। ये त्रिपुरा, यहाँ के ये सब क्या है? एक प्रकार के विद्रोही समूह है। तो यहाँ पे क्या है कि सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है कि बहुत सारे यानी सुरक्षा बलों के साथ समझौता किया जा रहा है कि वो वहाँ पे विद्रोह की स्थिति पैदा ना करे और उनको समझाया जा रहा है। इसी तरह मतलब वहाँ जो पूर्वोत्तर के कई सारे राज्य है उसमें अनेक विद्रोही समूह बना हुआ है। तो सरकार क्या कर रही है? उनसे समझौता कर रही है। तो इसमें क्या देखा जा रहा है, जिसके कारण देखा जा रहा है कि पूर्वोत्तर में भी राज्यों में भी वहाँ की स्थिति काफ़ी बेहतर होती जा रही है। जैसे वहाँ की जो आतंकी हमला थी, अगर हम आंकड़े की बात करें तो 2006 से 14 के बीच पूर्वोत्तर पे आतंकी हमला यानी 8,787 थी। वही वर्तमान 2014 के बाद से बात करें, 2014 से 2022 तक इसमें कितनी कमी आ चुकी है? 22,773। लगभग इतनी की लगभग 6,000 की कमी आ चुकी है। तो बहुत सारे हमें जो है सुधार देखने को मिल रही है पूर्वोत्तर के राज्यों में भी, क्योंकि वहाँ के विद्रोहियों के साथ कई सारे सुधार किए मतलब समझौते किए जा रहे हैं। अगर हिंसक घटनाओं की बात करें तो जो त्रिपुरा है, मेघालय है, इसमें से तो पूरी तरह हिंसक घटनाएं समाप्त हो चुकी है। देखिए
यहाँ पे जो त्रिपुरा और मेघालय, यहाँ पे से तो हिंसक घटनाएं पूर्ण रूप से समाप्ति हो चुकी है। मात्र थी जो असम में जो है यहाँ पर असम यहाँ पर हिंसक घटनाएं काफ़ी बनी रहती है। लगभग 7% से अधिक हिंसक घटनाएं बनी हुई है। और इसके बाद जो थी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सभी ऐसे राज्य हैं जिसमें क्या हो रही है कि हिंसक घटनाएं मतलब काफ़ी कम हो रही है। लेकिन जो अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि मणिपुर में हिंसक घटनाएं हुई हैं। मणिपुर में हिंसक घटनाएं से 25 लोगों की मौत हो चुकी है। तो मतलब पहले की तुलना में क्या हुआ है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में भी स्थिति काफ़ी बेहतर देखने की मिल रही है, क्योंकि वहाँ के स्थानीय जितने भी समूह हैं, जैसे बोडो समूह है, यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट समूह है मणिपुर की, और नेशनल लिबरेशन फ्रंट त्रिपुरा की, ऐसे भी मतलब कई जो उसके अन्य राज्य है उसके कई सारे समूह हैं। तो उनसे क्या कर रही है सरकार, जो मतलब समझौते कर रही है, जिससे वहाँ के शांति समझौते कर रही है, बर्ताव पर ध्यान दे रही है, जिससे विद्रोही के समूह में कमी देखने को मिल रही है और पूर्वोत्तर की स्थिति भी धीरे धीरे बेहतर हो चुकी है। तो मोदी जी के शासनकाल में यही हुआ था कि जो हमारे देश की जो आंतरिक समस्याएं थी, जैसे कि आज हम लोग पढ़े हैं यहाँ से वामपंथी उग्रवाद के बारे में, जैसे वामपंथी उग्रवाद के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि पहले 2006 से 9 के बीच जो मनमोहन सिंह थे, तो ये इनका कहना क्या था, उस समय एक तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, ये बोल रहे थे कि वामपंथी उग्रवाद हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। लेकिन कई सारे नियम कानून लाए गए मोदी जी के शासनकाल में, जैसे जंगलों के बीच कैंप लगाया गया, सड़कों की स्थिति बेहतर की गई, मोबाइल टावर बेहतर बनाए गए, पुलिसों का आधुनिकीकरण किया गया, उनका प्रशिक्षण किया गया। इनके बीच क्या हो चुका, ये सब करने के कारण मतलब जो वामपंथी उग्रवाद है उसमें काफ़ी हमें कमी देखने को मिली। आखिर हम ये कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक आंकड़ा प्रस्तुत हुआ है। उनके अनुसार 2010 में मान लीजिए 96 गो वामपंथी उग्रवाद थे, अब 2021 तक आते आते 46 हो गए हैं। अगर इसके बाद हम लोग जाने हैं कि 2010 में अगर वामपंथी उग्रवाद के कारण हिंसक घटनाएं होती थी, जिसमें 1005 व्यक्तियों की मौत होती थी, अभी 2021 तक आते आते मात्र 147 व्यक्तियों की मौत हो गई है। लेकिन एक चुनौती बनी हुई है सरकार के सामने, जो छत्तीसगढ़ है वो वामपंथी उग्रवाद का केंद्र बना हुआ है। तो जिस तरह सभी राज्यों से वामपंथी उग्रवाद समाप्त हो चुकी है, हमें सरकार से यही आशा है कि वो और बेहतर कानून लाए और वामपंथी उग्रवाद की स्थिति को छत्तीसगढ़ से भी मतलब समाप्त कर दे। उसी तरह जो हमारी जम्मू कश्मीर की समस्या बनी हुई थी, तो धारा 370 के समाप्त हो जाने के बाद जब जम्मू कश्मीर अपना केंद्र शासित प्रदेश बन गया, यहाँ की सारी सत्ता केंद्र सरकार के अधीन आ गई, तो वहाँ की सार्वजनिक व्यवस्था में भी काफ़ी सुधार देखने की मिली। आखिर ये हम कैसे कर सकते हैं, तो 5 अगस्त 2019 को एक आंकड़ा प्रस्तुत हुआ था, जिसके अनुसार ये कहा जाता है कि वहाँ के आतंकी में 32% कमी देखने को मिली है। आतंकी के कारण जो सुरक्षा बलों की मृत्यु होती थी उसमें 52% कमी देखने की मिली है। फिर नागरिकों की मृत्यु में 14% कमी देखने को मिली है। तो हमें हर चीज़ में कमी देखने को मिल रही है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि पहले की तुलना में हमारी आंतरिक समस्या में काफ़ी सुधार हो चुकी है। अब सिर्फ भारत की जो सीमा मतलब जम्मू कश्मीर के जो सीमा से जो लगता है, जैसे LOC POK ये सब मामला हो चुका, यह एक बड़ी चुनौती बनी हुई है हमारे सामने। परंतु आंतरिक समस्या को देखें तो ये तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है, लेकिन पहले की तुलना में काफ़ी सुधार देखने को मिली है। उसी तरह जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों में कई सारे शांति समझौते किए जा रहे हैं। सरकार जो क्या है विद्रोही समूह से काफ़ी सारे समझौते कर रही है जिसमें वहाँ पे सभी राज्यों में क्या हुआ है कि सभी राज्यों की स्थिति काफ़ी बेहतर हुई है। सभी में
आतंकी हमला काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर 2014 से पहले की हम लोग बात करें तो आतंकी हमला से 8700 व्यक्ति की मौत होती थी। वही 2022 तक आते आते मात्र 2773 व्यक्तियों की मौत हो रही है। तो ऐसा क्या देखने को मिल रहा है कि पहले की तुलना में हमारी स्थिति काफ़ी सुदृढ़ हो रही है। और लेकिन मणिपुर में है जो हाल फिलहाल में 25 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। तो यही हमारी जो आंतरिक समस्या थी वो मोदी जी के शासनकाल में काफ़ी कमी हो चुकी है। अब हम लोग देखते हैं कि अब मोदी जी अपने आगे के शासनकाल में क्या नए नए नियम लाते हैं, नियम कानून लाते हैं, जिससे ये सारी समस्या भी समाप्त हो चुकी है। चलिए, मुझे लगता है कि आप लोगों को जो मैं समझाई हूँ वो समझ में आ गया होगा कि हमारी जो आंतरिक समस्या है उसमें कितनी कमी देखने को मिली है मोदी जी के शासनकाल में। धन्यवाद।